गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ बच्चों देखना जरा, कल 5th का सेकंड पार्ट हो गया था क्या? फर्स्ट तो हो गया था, सेकंड? नो सर, सेकंड स्टार्ट कराना। और जो बच्चे अब आ गए हैं वो इतनी देर शुरू करें हम। आप चेक कर लो, आप सब बीसीसी ऐप पे रजिस्टर्ड हो या अभी कोई रह गया है जिसने बीसीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, या मेरी सर तरफ से मैंने अभी? नहीं किया। हाँ तो अब मैं ऑलरेडी लिंक भेज चुका हूँ ग्रुप में, और आज अभी क्लास 9 बजे एक बार दोबारा भेज दूंगा। आप बीसीसी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें आप अपना बैच में, अभी शायद कुछ नए बच्चे जो 2-3 दिन में आए होंगे नहीं जा पाएंगे। सर मैं आज पहले ही, मेरी पहली क्लास ही है आज। ओके ओके, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म भी सेंड करूंगा। मैं वो गूगल फॉर्म फिल करोगे तो वो मैं ऐप में अपने एडमिन पैनल पे डाल दूंगा, आपका जो भी डाटा है। उसके बाद आपको वहाँ कोई बैच मिलेगा। ऐप तो इंस्टॉल कर लोगे लेकिन कोई फीचर नहीं आ रहा होगा उसमें, तो कल सुबह तक मैं डाल दूंगा। तो कल सुबह के बाद जो भी नए बच्चे हैं, आज एक बार फिर शाम को रात को 9 बजे मेरा क्लासेस खत्म होंगी, वहाँ मैं गूगल फॉर्म दूंगा। सब ध्यान से सुनो, जितने नए बच्चे हो, एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसे फिल कर देना। एक बीसीसी ऐप का लिंक दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेना। फीचर कोई उसमें भी दिखेगा नहीं तुम्हें, ठीक है? कल सुबह 10 बजे तक हम उसमें अपने एडमिन पैनल पर आपका डाटा डाल देंगे, आप फॉर्म भरते हो, ठीक है? फिर आपको बीसीसी ऐप में एक एक छोटा सा वीडियो भी दूंगा मैं कि वो ऐप यूज कैसे होगा, ठीक है? वो थोड़ा सा सुन लेना, 5-7 सर मैं मिनट ग्रुप का। में नहीं हूँ अभी। नाम बताओ कौन बच्चा है? सर लक्ष्य। लक्ष्य एक्चुअली एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, बाकी भी सुन लेना भैया। ग्रुप में हो आप, मैं ऐड कर चुका हूँ आपको। आप पीतमपुरा से हो ना? लक्ष्य है ना? हाँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर चुका हूँ। ये एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है जिसमें आप स्टूडेंट, आपको किसी ग्रुप में नहीं मिलते। आपको कोई ग्रुप नहीं दिखता अपने मोबाइल पे। एडमिन के पास एक ग्रुप होता है, मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है भैया? जिसमें मैं आप सबको मैसेज भेज सकता हूँ। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, आगे कभी दिक्कत भी आ सकती है। मेरा मैसेज, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मैसेज तभी जाता है आप लोगों के पास जब आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव है। अगर मेरा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, मैं अपने यहाँ से मैसेज भेजूंगा, अभी उस पूरे ग्रुप में एक सिंगल मैसेज भेजूंगा, सबके पास जाएगा। जिसके पास मोबाइल सेव, नंबर सेव नहीं है, उसके पास नहीं जा पाएगा। तो कभी कभी बच्चे वो मोबाइल चेंज कर रहे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है मैसेज तो हमें रोज मिलते थे, आज मिला नहीं, ठीक है भैया? मोबाइल चेंज किया, चाहे नंबर वही है, नंबर मेरा सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया? खैर मैं तो ये कह रहा था, वो गूगल फॉर्म भरोगे, ऐप इंस्टॉल करोगे, कल सुबह तक आपको वो ऐप सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी? और अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमारा चल रहा है लीनियर चल रहा है। उसमें जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनका ये बेनिफिट होगा कि हम जैसे थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेकंड तो छूट गया, ठीक है भैया? तो ट्यूशन से जो हेल्प मिलनी थी, जो एक्स्ट्रा चीजें सीखनी थी और एक कॉन्फिडेंस आ जाता, वो उन चैप्टरों का रह गया आपका। आपको जहाँ जहाँ टाइम रहेगा ना, वो सारे चैप्टर अवेलेबल है ऐप में, वो यही इसी बैच की सारी क्लासेस डली पड़ी है। तो आप रोज वो आधी आधी या एक एक क्लास भी करोगे तो अपना पुराना काम भी कर जाओगे, ठीक है भैया? तो वो एक बेनिफिट रहेगा, ठीक है? और बहुत सारी बातें हैं, खैर उस ऐप में फीचर बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें सेकंड पार्ट करना है। कोई नया बच्चा है जो आज जिसकी फर्स्ट क्लास है, वो एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, नहीं तो कंफ्यूज होगा। वैसे तो 2 क्वेश्चन बाद टॉपिक चेंज हो रहा है, वहां से तो सब क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हैंड रेज कर दो जो भी नया बच्चा है। एक तो लक्ष्य है, लक्ष्य के अलावा कोई फर्स्ट क्लास पर है तो बताइए, ठीक है? अब बस थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं लक्ष्य को, फिर सारे आ जाओ मेरे साथ और सुन लो। अमन कुमार भी है एक नया बच्चा, चलिए आप भी सुन लीजिए। अमन, आप कौन से स्कूल से हैं, अगर माइक खोल पाए तो? सर रामजस नंबर 5। ओके ओके। और लक्ष्य का कौन सा स्कूल है?
सर एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा। ठीक है। और दोनों अपने मैथ्स के मार्क्स एक एवरेज बता पाओगे, किस किस एवरेज के आसपास आ जाते हैं आपके 9th में? लक्ष्य 60%, 70% इसके आसपास रहते हैं, मतलब एक, या 90%? शर्माने की बात नहीं है, जो भी है चलते हैं। नहीं, सर 50% तक आ जाते हैं। 50 तक आ जाते हैं। और अमन के? सर 60 तक। ठीक है। तो भैया आपके बैच में ज्यादा बातें अभी हुई नहीं है, मैं क्लास ही ले रहा हूँ, क्या मैंने 2-2.5 चैप्टर करा लिए हैं। सभी बच्चे समझो इस बात को थोड़ा सा ना, 2 मिनट मतलब खाली पढ़ने से ही काम नहीं चलता है। टीचर तो आपको बहुत पढ़ाते रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। मुद्दा मतलब कोई भी एक परसेंटेज आ रही है आपकी 50, 60 और 90 प्लस तक, कुछ भी, हर तरह के बच्चे बैठे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, जो जो सेटिस्फाइड नहीं है, आपका मतलब 50 से 80 के बीच में कुछ भी आ रहा है ना, आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहोगे नहीं सर अभी गैप बहुत है 100% तक पहुंचने में, तो नहीं पूरा कैसे होगा? पूरा होने में दो चीजें, दो रोल प्ले करते हैं, ध्यान देना। पहला टीचर का है, दूसरा स्टूडेंट का है। कहीं भी हल्का काम रह गया नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, पहला स्टूडेंट टीचर का है, क्यों समझाया ऐसा कि आपको कंफ्यूजन जब वो समझा रहा है तो रह ना जाए। दूसरा आपका, जब आप समझ रहे हो तो पूछना आपको है, भाई मैंने चीज डिलीवर कर दी, आपकी कोई क्वारी है, और अब तो ऑनलाइन भी है, शक्लें भी नहीं देख रहे तो हमें, वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस शक्ल देख के पकड़ जाते हैं, बच्चा ये सोच रहा होगा तो बताते हैं। ठीक है, अब शक्लें नहीं दिख रही तो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई व्यू है तो आप ही रखोगे ना। तो इसलिए नए बच्चे पुराने बच्चे ये बात अब तक बोली नहीं थी इस नए बैच में, तो अब बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब जब मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ज्यादा बारी आपको समझ में आएगा, लेकिन कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूछना बिना झिझक के है। क्वेश्चन अच्छे बच्चे पूछते हैं, ध्यान देना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब नंबरों से इंटेलिजेंट नहीं करा, जिनका दिमाग बढ़िया होता है। क्वेश्चन पूछ लो, वो क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर होगा तो फिर मन करेगा ना आपका बाद में, अब क्लियर है मैं कर सकता हूँ। जब आप उसे कर रहे होंगे तो फिर प्रैक्टिस से नंबर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना, मतलब मैं ठीक पढ़ाऊं और आप उसमें क्वेश्चनिंग पूरी कर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पूरी कर लें, तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा। लेकिन शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, आप अपने आप को खींच के काम लेना। ठीक है भाई, आप शुरू कर लेते हैं। दो बच्चे क्योंकि नए हैं, मैं इनको थोड़ा सा बेसिक बोलूंगा। ठीक है, दोनों ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने कोई टू वेरिएबल इक्वेशन दी, इक्वल है तो इक्वेशन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल लिखे। मैंने कहा इन्हें सॉल्व करके ना मैं एक्स और वाई निकालना। अच्छा, अभी तक हमने एज सच कोई मेथड नहीं पढ़े कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगे, अभी तक 10th में हमने कोई मेथड भी बताया नहीं। तो खैर, टू वेरिएबल इक्वेशन दी, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी ना मैं दो इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और इनका आंसर निकालना आपको। और अभी एक ही मेथड हुआ है जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है, होता है ग्राफिकल मेथड। कुछ नहीं तो टू वेरिएबल इक्वेशन का टेबल बना के ग्राफ प्लॉट करना जरूर एक आइडिया होता है। कह रहा हूँ मेरे पास टू वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो पार्ट छूट चुका है, मैं एक रफ आइडिया दूंगा, सुनना दोनों ध्यान से। मैंने कहा इनको आपस में सॉल्व करके ना आपको ग्राफ से सॉल्व करके आंसर बताना है एक्स वाई का। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? तो आप में से चलो जो दो बच्चे नए आए हैं वो कहें सर हम तो टेबल बनाना ग्राफ बनाना भी भूल रहे हैं, कह रहा हूँ चलो छोड़ो उसको, भूल गए, मैं आगे बता दूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक बारी मान लो आपको याद आ जाए कि इस इक्वेशन की टेबल कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनेगा, तो दोनों इक्वेशनों की टेबल बनाना। मैं से अगले पॉइंट पे लेके जाऊंगा जो मुझे कराना है, ध्यान से सुनना। मैं दोनों इक्वेशनों की टेबलें बनाऊंगा, दोनों का ग्राफ लाइन एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दूंगा, दोनों टेबलें एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दूंगा। लेकिन जब ये दोनों लाइनें अगर किसी एक पॉइंट पे कट गई, इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी वही पॉइंट की हम एक परपेंडिकुलर डालते हुए एक्स पोजीशन रीड करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालते हुए ये वाई पोजीशन रीड करेंगे, और वो एक्स और वाई का आंसर होगा। ठीक है भैया, तो अगर टेबल बनाना भूल रहे हो या अगर कोई कंफ्यूजन है, याद दिला दी जाएगी अभी। बस ये मोटे तौर पे देखो, मेरे को टेबल बनानी आ जाए, मैं प्लॉट कर दूं दो लाइनें, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो आंसर आएगा, उससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स और वाई के आंसर आ जाएंगे। एक ग्राफिकल मेथड होता है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अब आप एक दूसरा आइडिया लो। ठीक है, यही दोनों तीनों बच्चे जिन्होंने सब कुछ नहीं सुना है, ध्यान से देखना बस बच्चों, 5 मिनट लूंगा मैं बेसिक बोलने में, उसके बाद आगे आ जाऊंगा। 3 बातें कर रहा हूँ क्रिएट आपके सामने। कोई भी नया बच्चा कहेगा सर मेरे दिमाग में आ रहा है, मान लो दो इक्वेशन हमें ग्राफ से सॉल्व करनी थी, मैंने टेबलें बनाई, ग्राफ बनाया, मान लो दोनों ऑनलाइन है, एक पॉइंट पे काट दी, तो सर सिंगल सिंगल आंसर आएगा एक्स वाई का। लेकिन मान लो पैरेलल आगे काटी ही नहीं, तो सर क्या? तो मैं तो कहूंगा जहां इंटरसेक्ट करती है वहां आंसर है, इंटरसेक्ट ही नहीं पैरेलल है तो आंसर नहीं है, नो सोल्यूशन है। इसमें सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, यूनिक सोल्यूशन आंसर। और सर होने को तो ये भी हो सकता है, बच्चा मेरे को ही कह देगा सर मान लो वो दोनों ग्राफ लाइन जो बनी, लाइन के ऊपर लाइन आ गई सर, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं।
सर इनफाइनाइट पॉइंट पे वो कट कर रही है क्योंकि दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, जितने मर्जी पॉइंट बोल दो, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप कह रहे हो जितने पॉइंट पे काटेगी उतने आंसर, सिंगल पॉइंट पे सिंगल आंसर, नहीं इंटरसेक्ट की पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो सर इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। तो बच्चों पहले जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से, अभी एक ग्राफ मेथड हुआ था और आगे भी वो होगा, लेकिन तीन तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो सिंगल आंसर यूनिक आंसर आएगा, या आंसर नहीं आएगा, या इनफाइनाइट आएगा। क्या कह रहे हैं सर, चलो ग्राफ मान लो बनाना आ जाए, मेरे को ग्राफ से तो क्लियर हो जाएगा कि यूनिक आंसर है, नो है कि इनफाइनाइट है। लेकिन मान लो बहुत और मेथड भी होते होंगे बिना ग्राफ वाले भी, तो बिना ग्राफ के कैसे पता लगे यूनिक आंसर है, नो है, इनफाइनाइट है? तो वो ध्यान से सुनना, कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 की, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, आपके दिमाग में आ गया होगा एकदम से उन दोनों बच्चों के a1 a2 कहाँ से आ गया क्या है, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन एक आंसर आ गया। अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर तीनों रेशियो इक्वल है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर ये a1 a2 b1 b2 मेरे को आइडिया नहीं आया क्या है, क्या बोल गए आप। और दूसरी बात ये, मान लो आइडिया आ जाए तो 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो मेरे को लग रहा है मेरे को याद करना पड़ा, मैं भूल गया तो वहां भी गलत हो जाएगा मेरा। ये समस्या है, तो आपकी समस्या का इलाज निकालते हैं, ध्यान से सुनना। मैं ये स्लाइड हटा देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं कह रहा हूँ जो इक्वेशन है आपको ये कल को नंबरों में देता है, ऐसे 3x + 2y = 5, सब कोफिशिएंट नंबरों में है। नॉर्मली जो दो इक्वेशन देता है, पहली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ना वैसे कहते हैं a1x + b1y = c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसे दूसरी इक्वेशन को हम बस ये बॉटम पे 2 लिख के दिखाते हैं, a2x + b2y = c2। तो दो इक्वेशन तो ये देगा, तो जो दोनों इक्वेशनों में x के कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम a1 a2 कहते हैं, जो y के कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम b1 b2 कहते हैं, जो कांस्टेंट है उन्हें हम c1 c2 कहते हैं। पहले जो आपको दिक्कत आ रही है a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, कहाँ से पता लगेगा? इक्वेशनों से पता लगेगा। इसमें कंफ्यूजन है इन दोनों नए बच्चों को या किसी को भी जो सुन रहे हैं अभी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन बना? हाँ, और अब अगली बात सुनना, सर फॉर्मूले कैसे याद करूं? क्या अलग अलग याद करूं और भूल जाऊं तो फिर क्या? नहीं, अलग अलग नहीं, एक पैटर्न पे पकड़ो ना। 3 बातें चल रही हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। पहली दो रेशियो नॉट इक्वल हो तो यूनिक आंसर आएगा, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। लेकिन पहली दो रेशियो इक्वल आए लेकिन थर्ड वाली नॉट इक्वल आए, ऐसे थ्योरी से पकड़ो ना, पहली दो इक्वल तीसरी नॉट इक्वल, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। और तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अलग से पूरा पूरा याद थोड़ी करना है, फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल यूनिक, पहली दो इक्वल तीसरी नॉट इक्वल नो, तीनों इक्वल इनफाइनाइट। एक और बात सुनेंगे और बस फिर आगे बढ़ जाएंगे और आप आगे समझ पाओगे। ध्यान से सुनना ये दोनों बच्चे भैया। अच्छा कई बार ना ये मतलब ऐसे इक्वेशन देगा हमें, ये पूछेगा भैया बता यूनिक सॉल्यूशन, नो और इनफाइनाइट, और ग्राफ नहीं बनाने, तो हम फॉर्मूलों से चेक करके आराम से बता देते हैं, कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है। लेकिन ना कई बार ये वर्ड बदल के पूछता है चीजें। इक्वेशन दे दी, ये बोलता है बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इक्वेशनों का या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो बच्चा कह रहा है सर आपने तो ये तो बताया नहीं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अब ये क्या होता है सर? ये तो कोई नई बात आ गई। नई बात नहीं है, बस इन्हीं के नाम बदल रखे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बस खत्म करेंगे यहाँ पे। अगर इक्वेशनों के आंसर आए, अगर इक्वेशनों के 3 तरीके हैं ना, दो इक्वेशनों को सॉल्व करोगे या तो यूनिक आंसर आएगा, नहीं आएगा इनफाइनाइट आएंगे। अगर आंसर पॉसिबल है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है सर, आंसर पॉसिबल मतलब देखो यूनिक सॉल्यूशन में तो आंसर आते हैं, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी ध्यान देना, इनफाइनाइट आंसर है चाहे इनफाइनाइट है, उसे भी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही कहते हैं। लेकिन आंसर ना आए तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, आंसर ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस ये बातें ध्यान दो, एक बार नोट्स बना लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ दोनों बच्चे, फिर मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। इसको अलग अलग याद नहीं करना कि यूनिक और इनफाइनाइट को कंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट को नो। इसको ऐसे ध्यान रखना, आंसर पॉसिबल होने को कंसिस्टेंट कहते हैं और आंसर नॉट पॉसिबल होने को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। सर कर लिया नोट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और एक बात और सभी को ही ध्यान देना, नोट करते हुए हमेशा मेरा दिमाग चल रहा होगा, हम सोच रहे होंगे। ठीक है,
तो सोच के करेंगे हर चीज के, हाँ भाई ये समझ में आ गई, और जो याद करने जैसा है वो उससे थोड़ी कोशिश की उसी वक्त माइंड में चला जाए तो अच्छा है। हटाऊं भैया, कोई रह गया तो बोलो जिसको नोट करना हो। हाँ जी, आप सर? ध्यान दो। हाँ, सर भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझा अब दो। फर्क समझ लो, ध्यान देना। होता क्या है, आपने पकड़ा तीन तरह के आंसर आएंगे, या तो यूनिक आंसर आएगा, या इनफाइनाइट आंसर आएगा, या आंसर नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि आंसर पॉसिबल है, चाहे कितने भी हैं, एक आ जाए, दो आ जाए, 10,000 आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। अगर आंसर है तो उसको हमने एक वर्ड दिया होगा, इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है, और आंसर ना आए तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 ही केस है, यूनिक सॉल्यूशन आंसर आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर आ रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट आ रहे हैं। ठीक है भैया, आंसर पॉसिबल है तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, चाहे एक आए चाहे कितने भी आए। और आंसर नॉट पॉसिबल है, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नो सर। अब ध्यान देना जी। अब ये कल की क्लास का बैकअप हो गया भैया लगभग, और इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे हमने। अब आज की क्लास आगे बढ़ा देते, ध्यान से सुनते रहिए। सेकंड पार्ट पर हूं मैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या, एक बारी वही 2-3 बच्चे सुन लो। इस क्वेश्चन को अगर मैं स्लाइड पीछे कर दूं तो वो कहता है मेरे को कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोल रहा है पहले चेक करो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कैसा सॉल्यूशन है, फिर कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से निकालो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड में देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 8, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16। सब बच्चे जरा मेरी हेल्प कर देना, सारे आ जाना भैया जो कर भी चुके होंगे, कई बच्चे आगे निकल गए होंगे इतनी देर में। ठीक है, दो इक्वेशन है। पहले मैंने कहा था कुछ भी क्यों ना करना हो इस चैप्टर में, ये तो आसान क्वेश्चन है, बेटर भी आएंगे तब भी हम कर रहे होंगे। तो क्या ध्यान देना था, इक्वेशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला वर्ड सिंपल। पहला वर्ड स्टैंडर्ड, और दूसरा वर्ड सिंपल। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल होगी उसके बाद हम कुछ भी सोचेंगे क्या पूछा इसमें, कैसे होना चाहिए। तो अब स्टैंडर्ड सिंपल क्या, स्टैंडर्ड का मतलब ऑलवेज एक्स वाई लेफ्ट होना चाहिए, एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट होनी चाहिए, कांस्टेंट राइट होने चाहिए। सर स्टैंडर्ड है, मेरे को कितना भी टाइम लगे बच्चों, आप 1 सेकंड में समझने के बाद ये सारी चीजें चेक कर लेते हो। सिंपल का मतलब डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, तो देखो डिवाइड में कुछ है नहीं, और एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट है, स्टैंडर्ड सिंपल है। अब जो भी पूछा आप सोचना शुरू करो। तो सर कैसे सोचें, ये आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सोचा, हर बच्चा सोचो, हर बार सोचो, तुम्हें याद हो जाए कि कंसिस्टेंट तो तब होगा सर जब आंसर आएंगे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, और इनकंसिस्टेंट सर तब होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब सर आंसर नहीं आएंगे। और वो तो फॉर्मूले से पता लगेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं इक्वल है। एक बारी सारे बच्चे मुझे a1 अपॉन a2, बल्कि नए बच्चे ट्राई मार लेंगे, गलत हो उससे घबराना मत। x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a1 और दूसरी में x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं। बोलो a1 अपॉन a2 क्या आएगा। a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन 3। x के कोफिशिएंट लेने, x मत ले लेना, x को छोड़ के जो बचा। और कैंसिल हो तो जरूर करना, सर कैंसिल भी नहीं हो रहा है। a1 अपॉन a2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे, साइन पिक करना, अगर माइनस का है b1 देखो y का कोफिशिएंट या कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हो आप। ठीक है भैया, तो बोलो b1 आ गया -1 और अपॉन b2 आ गया -3। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, ये माइनस माइनस कट रहा है, काट दो। अब देखो सर a1 एक बार अपॉन दोबारा a2, समझा दो। हाँ जी जरा ध्यान से देखना, b1 b2 पर आ गए बच्चे। आप मेरे को बोल दोगे तो मेरे को आपकी समस्या पता लग जाएगी और मैं समझा पाऊंगा। एक बार ही बताना है b1 क्या है, जो भी आपको लग रहा हो। नहीं, सर 1। हाँ y के कोफिशिएंट को हम b1 कह रहे हैं, लेकिन ये 1 है या -1 है। सर -1। हाँ तो साइन जरूर लेना है। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया, अरे जहाँ जहाँ कोई साइन नहीं होता वहां तो प्लस होता है, प्लस को ना भी लिखें तो चलता है, यस सर। माइनस तो लिखना पड़ेगा। तो वही बात है, b1 y के कोफिशिएंट है, b1 b2 देखो, पहली में b1 दूसरी में b2। ठीक है, तो b1 साइन जरूर लेना है, माइनस का है तो -1 अपन b2 -3। कंफ्यूजन इसमें कुछ। नो सर। तो देखो वह माइनस माइनस कट गया। अब मुझे चेक करके बताओ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं है। सर नहीं है। नहीं, ये 1/3 है तो ये भी सर है माइनस तो कट चुका, ये भी तो 1/3। पहली दो रेशियो इक्वल है। अच्छा थोड़ा ना जो नए बच्चे आए हैं जो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बोलने देना, जो अच्छा समझ चुके हैं उनको पता है अब उनके लिए आसान हो गया, वो बीच में अभी पार्टिसिपेट मत करना। ठीक है, वो तो आगे बढ़ना। c1 अपॉन c2, जिनको अभी थोड़ा हल्का लग रहा है पहली बार कर रहे हैं वो उनको बोलने दो। c1 अपॉन c2 निकाल रहे हैं, बोलो कांस्टेंट डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट है c1 c2, 8/16 कैंसिल होता है जरूर करना। सर ये 1/2। अब बोलो पहली दो रेशियो इक्वल है, तीसरी इक्वल है या नहीं है।
नहीं है। तो यानी बच्चा ऐसे फॉर्मूला बना देता है, सर देखो A1 अपॉन A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 के इस क्वेश्चन में, और ये नॉट इक्वल आ गया C1 अपॉन C2। और ये फॉर्मूला आपने जो नोट्स बनाए हैं अभी बच्चों, नो सॉल्यूशन का है, यानी ये कंडीशन का मतलब है नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो उसने कहा था पहले बताओ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। फिर उसने कहा था अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से सॉल्व करना है, लेकिन कंसिस्टेंट पे ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट पे तो बनाना नहीं, यानी ये तो यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल। कंफ्यूजन है तो बोलना। सर हाँ जी, सर वो जो आपने कल कराया था उसमें जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कराया था, तो उसमें आपने 1 क्यों लिखा, मतलब वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे आया। एक बारी वो इक्वेशन बोलिए। 3x 3x वाई इज इक्वल टू 5। नहीं, बीच में कोई साइन भी तो होगा, प्लस या माइनस। सर प्लस था। 3x प्लस वाई इक्वल 5। ओके, यस सर। है ना? तो आप एक बार ये बताओ ये कोफिशिएंट क्या है? सर 3। यहाँ क्या है? सर वाई। नहीं, y का कोफिशिएंट, y को छोड़ के क्या बचा? अच्छा एक सर मिनट, वन। उसे ही बोलने दो, उसे ही बोलने दो। अच्छा, अब आप जबरदस्ती थोड़ा कोशिश कर रहे हो वन, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये y कितनी बारी है? कितनी सर बारी है? एक ही बारी है ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, y तो एक बारी है। तो अब देखो ये b1 ये क्या आया? 1 आया। यस सर। क्लियर है? यही क्वेश्चन था आपका। यस सर। हम्म। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे 5 लिखते हैं अपन, तो 5 के नीचे 1 लिखते हैं, तो वो 1 कैसे है वो समझ नहीं आ रहा था बस। नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई, दोबारा बोलो। सर मतलब जैसे हम 5 के नीचे 1 लिखते हैं, हाँ, तो मतलब वो 1 कैसे है वो कल समझ में नहीं आया था मुझे। अच्छा अभी आ गया। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। हाँ जी, ये तो हो गया बच्चों नॉर्मल सा। थोड़ा सा आज टाइम हमको लग गया है क्योंकि 2-3 बच्चे नए आ गए, तो मेरे को उनको बेसिक बताना पड़ा, लेकिन चलिए चलने दीजिए। थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस एक्स, एक बार इसी में देख लेना बच्चों। दोबारा बताना, कुछ भी क्यों ना करना हो लीनियर इक्वेशन में क्या जरूरी है, पहले इक्वेशन में क्या होनी चाहिए सब बोलो। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट होना चाहिए, तो कांस्टेंट देखो ये माइनस एक्स लेफ्ट नहीं चलेगा, राइट ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली एक्स वाई लेफ्ट होना चाहिए सर, है कांस्टेंट राइट लेके जाओ बच्चों, -4 उतर गया +4, स्टैंडर्ड है। सिंपल भी होनी चाहिए, चाहे अभी जरूरत नहीं पड़ रही सिंपल होने की क्योंकि पहले ही दे रहा हूँ, लेकिन कल को हमने फंसना थोड़ी है, सोचेंगे तो अभी सर सिंपल का मतलब आप ये करते डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, और डिवाइड में कुछ नहीं है, तो स्टैंडर्ड भी होगी सिंपल भी होगी। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 निकलवाना है। ठीक है, एक बारी जो बच्चे अभी आए हैं वही बोल लो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी तो कर लोगे और बाकी करके आगे बढ़ो। ठीक है भैया, A1 अपॉन A2 बोलना भाई, 2 नए वाले upon ट्राई 4। मार लो। सर x के कोफिशिएंट हो गया ना, 2/4 कैंसिल हो रहा है, जरूर करना नहीं तो गलत हो जाएगा, हाफ आ गया। अब B1 अपॉन B2 देखो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो y तो 1 टाइम हुआ। 1 upon -2। हाँ जी, 1 अपॉन -2, और नीचे वाली माइनस सबको पता ऊपर चली जाती है, -1/2 बोल सकते हो आप इसे। अब बोलो Yes, sir. A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है या नहीं है? यस सर, इक्वल है, कट जाएंगे सर। इक्वल है, 1/2 और -1/2 इक्वल है। सर ये माइनस को प्लस है। नहीं वो तो हो गया, लेकिन हाँ। ये 1/, ऐसे बता 2 और -2 बराबर होता है क्या? बोल सर जल्दी बोल, इक्वल No, होता है sir. नहीं? नो सर। नहीं सर, प्लस और माइनस के नंबर कैसे इक्वल होंगे? ठीक है, No. तो +1/2 और -1/2, A1 अपॉन A2 प्लस हाफ है, B1 अपॉन B2 माइनस हाफ है, दोनों इक्वल नहीं है। और पहली दो रेशियो अनइक्वल आ जाए, इक्वल ना आए तो तीसरी नहीं निकालनी कभी भी, ध्यान देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो क्या आएगी, बस फर्स्ट 2 रेशियो नॉट इक्वल है तो हर हालत में उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों, कोई बताएगा आप जो कल पढ़ रहे हो, क्या इतना ही बताना था हमें? नहीं सर। नहीं सर, सर पूछा मैं तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, जो पूछा है वो बताओ। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन में सर एक आंसर है इसका, और आंसर है तो आंसर होने को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। चलो है तो छोड़ दूं क्वेश्चन या बचा हुआ है? सर ग्राफ से भी शो कर रहा है। सर उसने तो ये भी कहा था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अगर निकला है तो ग्राफ से सॉल्व करो, तो अब इसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। आगे बच्चों ग्राफ पर ध्यान से सुनते रहना, करो फटाफट से यहाँ तक करो। बस माइक जहाँ बोलने का काम पूरा हो जाता है माइक बंद कर लिया करो, जब बोलना है तभी खोलो नहीं तो बंद कर दो।
जिसके चारों पार्ट हो गए हैं वो हैंड रेज कर सकता है, कई बच्चों ने कर लिए होंगे। आप रोकना मत बच्चों, आप सुन रहे हो, कोई खास बात छूट ना जाए आपसे इसमें मैं कुछ बेटर बोल पड़ूं तो, लेकिन आप आगे अपना अगला क्वेश्चन, उससे अगला जो हो पा रहा है उसे निकालना जो मेरे से आगे चल रहे हैं। हाँ जी, हटाया जी। अब ग्राफ पर आ गए, 1 मिनट। अब सभी बच्चे ध्यान से, जिनका भी ग्राफ वगैरह नहीं आता जिनको, वो सुन लो बातों। ये थी इक्वेशन 2x + y = 6, ये थी 4x - 2y = 4। और जो 2-3 बच्चे अभी कल और आज में आए हैं वो थोड़ी छोटी बातें कुछ सुन लेना कि हर चीज हम बस करते ही नहीं है कि एक ही स्टाइल में करते जाएंगे, मुश्किल हो आसान हो। ये सोचते हैं हम कोई चीज आसान कैसे होगी, वो भी सीखना है हमने। ठीक है, जैसे टेबल ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ आइडिया सुन लो जो 9th में आपने करा है। सर जिस इक्वेशन से 2 वेरिएबल इक्वेशन से ग्राफ बनाना ना, उससे x या y की वैल्यू पहले निकाल लेते थे हम, x या Yes, y sir. की वैल्यू, फिर एक टेबल बना देते थे, वो टेबल प्लॉट कर देते थे। बात ठीक है। अब मैं 2-3 नए बच्चों से पूछ रहा हूँ जो कल और आज आए, वैल्यू किसकी निकालोगे, या किसी की भी निकाल सकते हो वैसे, x की या y की? सर y की। अब ध्यान देना, हमेशा उसकी वैल्यू निकालना जो अकेला हो। x के साथ तो 2 है, कोफिशिएंट है, y अकेला है। अकेला है अगर है तो उसकी वैल्यू निकालना आसान रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड में कुछ नहीं जाना, बस प्लस का माइनस होना है। लेकिन जब x की वैल्यू निकालोगे, अगर निकालोगे तो मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा, जो इसे मुश्किल बनाएगा। तो हम टेबल बनाने के लिए x या y किसी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, उसकी निकालते हैं जो अकेला है, सिंगल टर्म। y निकालना है तो +2x को उधर ले जाओ, -2x हो गया। अब इसमें हम बहुत छोटे कंसेप्ट, क्योंकि कुछ नए बच्चे आगे बोल रहा हूँ, नहीं तो शुरू में बोल के बात वैसे हमारी तरफ से खत्म हो गई थी। अब x की जगह कोई भी नंबर डालना और y निकालना, तो x की जगह सबसे पहले मान लो 1 पुट कर लेते हैं। x की जगह 1 डाला मैंने, ठीक है। यहाँ देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। कोई बच्चा बोले सर लिख के करना पड़ेगा, नंबर वंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं लिखते, कुछ नहीं करना, सब माइंड में करना है, कोई नंबर नहीं कटते। x की जगह 1 डालो, 1 × 2 = 2, 6 - 2 4, y 4 आ गया। 2 डालो, 2 × 4, 6 - 4 2। देखो 3 डालो, ध्यान देना, 2 × 3 = 6, 6 - 6 0। नॉर्मल सा टेबल बन गया। ठीक है भैया, 1 मिनट सभी समझदार बच्चे आ जाओ, तो आगे पीछे जहाँ भी हो मुझे बता दो, यहाँ कोई खास बात दिख रही है किसी को? यस सर, 2 Yes, डिवाइड sir, 2 कॉमन है, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना बच्चों, बनाने को मैं टेबल ऐसे भी बना दूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा टाइम खराब हो जाएगा अगर पूरी इक्वेशन में हर टर्म किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है। जैसे देखो 2 इसमें भी है, 2 to the 4, 2 इसमें भी है, 2 × 2, 2 to the 4, सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको पहले इसे 2 से डिवाइड करके छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी इक्वेशन में टेबल जल्दी बन जाएगी। ये छूटना नहीं चाहिए हमसे कि पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन हो तो डिवाइड करना ही है। तो देखो 2 से पूरा डिवाइड हो पा रहा है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को। ये 2x - y = 2 आ गया। 2 to the 4 2 बचा, 2 कट गया तो y बचा, यहाँ 2 to the 4 ऐसे आ गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, नए बच्चों से, पुराना कोई मत बोलना, जो आज आए हैं बस वो ट्राई मारना। वैल्यू किसकी निकालोगे, x की या y की? बता दोगे आप? ट्राई करो। सर y की। पक्का y अकेला है, लेकिन एक और समझदारी, y को लेफ्ट रख के y निकालोगे कि राइट ले जाना बेटर है? सर राइट ले जाना। सर लेफ्ट रखोगे तो -y आएगा, और बाद में माइनस को भी राइट ले जाओगे सर, स्टेप खराब हो जाएंगे, सोचना ज्यादा पड़ जाएगा। इससे अच्छा y को राइट ले जाओ, -y उधर जाके +y, और +2 को, y को तो राइट ले गए, +2 को लेफ्ट ले आओ। सर सिंपल हो गया, बिल्कुल सीधा y आ गया, कोई माइनस का झंझट नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, सोचनी चाहिए। अब इसकी टेबल बना देते हैं, ग्राफ इसका भी बनाना है मुझे, तो टेबल देखिए, x की जगह नंबर पुट करेंगे, y आएगा, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। x की जगह 1 डाल रहे हैं, माइंड कैलकुलेशन करनी चाहिए। 2 × 2 2 - 2 0, y 0 आ गया। 2 पुट कर रहा हूँ, 2 to the 4 4 - 2 2, y 2 आ गया। 3 पुट कर रहा हूँ, 2 3 6 6 - 2 4, y 4 आ गया। बस अब दोनों टेबल ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, आंसर आएगा। ग्राफ किसी को भी यहाँ नहीं बनाना है, सिर्फ देखना है। नए बच्चे भी, जितने भी ग्राफ में करूंगा, जब तक ना कहूँ कोई ग्राफ बनाना मत, बस चेक कर लेना, क्योंकि ग्राफ इजी बात होती है, उसे अभी ना बना के होमवर्क में करना। यस सर। हाँ जी, ये लोअर पार्ट की तो जरूरत नहीं होगी अभी, बस अब ग्राफ बस देख लो एक। सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने पिछली वाली टेबल में भी y की वैल्यू निकाली थी और इस वाली में भी y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ तो सर दोनों में y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी? x की। ओके, जरा देखना एक बारी, नाम बताना अपना। सर दिया। हाँ दिया। ये आप कह रहे हो कि x डाला तो y निकला, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ तो x डाला y निकला, मैंने लिखा, ऐसे उसमें भी करा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका?
सर ठीक है ठीक। नहीं नहीं बोल दो, घबराओ मत। नहीं आगे सर समझ में। ओके हाँ जी। अच्छा जो नए बच्चे में यह ग्राफ तो आता होगा और देख भी लोगे, नंबर फिर भी कटते हैं। ठीक है, मार्किंग का ध्यान देना, लेबलिंग का। दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस पे दोनों तरफ एरो, वाई एक्सेस पे दोनों तरफ एरो। ठीक है जी। देखिए अब पता नहीं कहाँ से क्या सुन के आप आए होंगे, लेकिन जिस टीचर से अब आप पढ़ रहे हो, स्पेशलिटी हमारी ये नहीं है कि 90 वालों को 95 या 99 पिला दें। तो 90 वाले का तो 99 आना ही चाहिए, तो अपने आप क्या आ जाता है, तो मेहनत करता है बच्चा। हमारी स्पेशलिटी है 50-60 वाले को उठा के 90 पे ले जाना, लेकिन सिर्फ मेरे करने से नहीं होता भैया। ठीक है, वो आपकी पूरी मेहनत और एक ईमानदार मेहनत से होता है कि हर चीज ना आप अपने आप को यार नहीं मैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सेस दोनों तरफ एरो डालने हैं। छोटी से छोटी बात को थोड़ा सीरियस होके लेना कि मेरे को तो 90 प्लस ही लेने हैं इस साल, तो आएगा भी। ठीक है, अब वाई पर ऊपर की तरफ प्लस के नंबर। ठीक, अब ये तो पता है वाई एक्सिस नीचे माइनस, एक्स एक्सिस लेफ्ट माइनस। बच्चा ये भी कहते हैं सर जितने वाई राइट पे प्लस के लिखे तो उतने लेफ्ट पे भी लिखूं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये टेबलों के सारे नंबर आ जाने चाहिए इसके अंदर। और अब प्लॉट पे आ जाते हैं। देखो x1 y0, देखो x पर 1 मूव किए, x पर 1 मूव किए, y पर 0 0 मतलब कहीं नहीं जाना, यही पॉइंट है। खैर पॉइंट लेबलिंग एक आसान बात है, लेकिन पॉइंट लिखने जरूर है, नहीं तो नंबर कटते हैं। फिर x2 y2, x पे 2 मूव किए, y पे 2 मूव किए, सेकंड पॉइंट। बोलो क्वेश्चन है किसी का भी पॉइंट ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई भी क्वेश्चन पे जो आपको दिक्कत कर रहा हो, अगर आप नहीं पूछे आप अपना काम खराब कर दोगे, आपको पूछना जरूर पड़ेगा। x3 पे y4, ये थर्ड पॉइंट लगभग रफ ही बना रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, सिर्फ देखना है, ये ग्राफ मत बनाना भी कोई भी। तीनों पॉइंट ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिए, ग्राफ लाइन आ गई। एक बारी भैया सारे बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे सामने आ जाओ जो आगे चल रहे हो, क्योंकि चलो एक ग्राफ तो हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं सीखना हमने, लेकिन ऐसी चीज जो एनसीईआरटी नहीं पूछ रही और पेपर में आएगी और कल मैं बता चुका हूँ, वो तैयार कर लो एक बार अब सारे रुक कर। ठीक है, जैसे बच्चों ये वाला मैं रफ बना रहा हूँ, मेरे पास स्केल तो नहीं है ना, फ्री हैंड से बनाया है ना, तो मेरी लाइन अब ये, मान लो मेरे को आगे कोई पूछ रहा हो, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पूछ रहा हो कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, और मैं बीइंग अ टीचर मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है रफ में थोड़ा आड़ा तिरछा होके सही तो नहीं काटेगी, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरी लाइन काटनी तो सही चाहिए, चाहे मैं रफ कर रहा हूँ, इतना तो मुझे आना चाहिए। तो अब मेरे को बच्चे हेल्प कर रहे हैं जिन्होंने कल सुना था, आज नए आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली लाइन अब मैं कंफ्यूज हूँ, मान लो कि वाई को कहाँ काटेगी, क्योंकि स्केल तो है नहीं मेरे पास, तो बोलो ये वाली लाइन बन रही है, ये वाई को कहाँ काटेगी, पता नहीं 1 पे 2 पे कहीं भी काट सकती है, रफ में कहाँ काटेगी, वहाँ एक्स क्या होगा बताओ, जिन्होंने कल सुना था, जहाँ भी वाई को काटेगी। 0। ठीक है, अब ये नए बच्चे भी एक बारी सुन लेना भैया, क्या पता सर ये वाई को कहाँ काटेगी, कहीं भी काट सकती है। ठीक है, आप तो रफ ऐसे बना दो यहाँ काट गई, ऐसे बना दो यहाँ काट गई, लेकिन बच्चे जहां भी ये वाई को कट करेगी वाई एक्सिस को, वहाँ वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वहाँ एक्स नहीं है, वाई एक्सिस पे एक्स नहीं होता, नहीं होने को हम जीरो कहते हैं। यानी आप इस लाइन की इक्वेशन में ना एक्स जीरो पुट कर लो, एक्स जीरो पुट कर लो। ठीक है जी। अच्छा ये सॉरी ये वाली लाइन है, मैंने टेबल ये वाली प्लॉट की हुई है, 1 मिनट चेक करना, ये वाली नहीं है। ठीक है, ये वाली टेबल थी, सेकंड वाली, यार इसी पर ध्यान लगाना। ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी सर, क्या पता, जहां भी काटेगी वहां वाई है, वहां एक्स नहीं है, एक्स जीरो है, तो इस लाइन की इक्वेशन में एक्स जीरो पुट कर ले। ठीक है, थोड़ी आसान वाले में कर लेते हैं, देखो यहाँ कर लेते हैं, एक्स जीरो पुट कर लो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो देखो वाई क्या आएगा -2, यानी हमें पता लग गया ये वाई को -2 काटेगा, तो कल को ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में काम आएगा। क्या भैया, अच्छा जो कल पढ़ रहे थे जरा बताना ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करी, देखो अभी पता लग जाएगा। 0 बाय -2। बाय मत बोलो, बाय नहीं है, डिवाइड का साइन नहीं है, 0, -2 बोलो तो ठीक, समझा सही है। ठीक है, बाय नहीं बोलना। ठीक है सर, पॉइंट बोलते हैं तो पहले एक्स पोजीशन बोलते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स है नहीं यानी 0, फिर वाई पोजीशन बोलते हैं वो -2 है, तो 0, -2 पे कट कर दिया। ठीक है, खैर दूसरा टेबल बना रहा हूँ, लाइन के साथ लाइन पर दोनों तरफ एरो डालने हैं बच्चों नए वाले, और लाइन पर लाइन की इक्वेशन भी लिखनी होती है, 4x - 2y = 4। अब ऐसे ये टेबल बनाऊंगा, देखो x1 पे y4, ये पहला पॉइंट आ गया, फिर x2 पे y2, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये दूसरा वाला देखो सेम पॉइंट है दोनों का, फिर x3 पे y3। एक बार आप एक बढ़िया बात तैयार कर लो, आज जिसकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई थी, कल ही बताई थी और आज अब थोड़ा सा भी बोली है। देखो ये वाली लाइन तो बन गई है, दूसरी वाली इधर से बढ़ा भी देते हैं, लेकिन ये तो मैं आगे रफ जा रहा हूँ, मुझे क्या पता वाई को कहाँ काटेगी, स्केल पे भी नहीं है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, ये इसकी ग्राफ लाइन है, तो वाई को जहां भी काटेगी वाई कुछ भी होगा 5 6, लेकिन वहां वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है
सारे बोलो जल्दी से। 0 x0 पुट कर दो, x0 तो बोलो y क्या आएगा?6 -6 नहीं आएगा मेरे भाई, देख ध्यान से, y + 6 आ रहा है। 6 ठीक है, तो ये देखो यानी ये 6 पे काटेगी। तो बच्चा कह रहा है कोई नया सर इसका फायदा क्या होता है, ग्राफ तो बनाई थी और हम तो स्केल से ही बनाएंगे पेपर में, तो हमें तो डायरेक्ट पता लगेगा। अरे नहीं, एक नंबर में उसने बोला बता ये लाइन एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो वो ये थोड़ी करेक्ट ग्राफ बना के बता, तो आप तो डायरेक्ट करोगे कि आपको पता है y को जहाँ भी काटेगी वहाँ x0 होगा, तो आपने इसमें x0 डाला, y6 आपने सीधा 0,6 मार्क कर दिया, आपके नंबर पूरे हो गए। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है फिर उसमें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? लाइन पर लाइन की इक्वेशन जरूर लिखेंगे, 2x + y = 6। दोनों लाइनें जहाँ कट कर गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आंसर है। इससे x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालो, x की वैल्यू पढ़ो, देखो ये 2 आ गई। इससे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालो, देखो ये y की वैल्यू पढ़ो, ये भी 2 आ गई। तो ग्राफ के एक कॉर्नर पे आपको लिख देना x2 y2, ये आंसर आ गया। किसी एक कॉर्नर पे ग्राफ में जहाँ स्पेस और स्केल भी लिखना होता है, स्केल, नए बच्चे सुन लेंगे, स्केल जो ग्राफ में डब्बे बने होते हैं, ये एक डब्बा हमेशा 1 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर में देखो आपने 1 यूनिट स्केल लिया हुआ है, इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, तो कहीं किसी एक कॉर्नर पे स्केल ग्राफ का 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ठीक है जी, ग्राफ इसमें बनाना नहीं है। हाँ जी बोलो बोलो। सर ये भी लिखना पड़ेगा फिर हमें? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर। आप पूछो सारी बातें, लेकिन हर बात पे थैंक यू मत बोलो, ठीक है? वो कोई जरूरत नहीं है, बस पूछते जाओ अपनी क्वेश्चन। बताऊं भैया, ग्राफ तो बनाना नहीं था, सिर्फ सुनना था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल लो, नए बच्चे पुराने बच्चे। नेक्स्ट, 4th पार्ट। टू एक्स माइनस 2y, अच्छा चेक कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, कांस्टेंट लेफ्ट राइट लेके जाओ, -2 उधर गया +2, फिर ये वाली एक्स वाई तो लेफ्ट है सर, एक्स वाई वाली टर्म कांस्टेंट राइट होना चाहिए, -5 उधर गया +5। अच्छा इस बारी शुरू में ही बताओ सर कुछ खास। कॉमन सर 2 सब में डिवाइड हो जाएगा, 2 सब में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। सबके पास है, कॉमन है इसलिए डिवाइड कर दो, कॉमन नहीं ले रहे, कॉमन तो है लेकिन कर रहे हैं डिवाइड क्योंकि सबके पास है, तो डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 2 से डिवाइड आ गया, x - y = 1। ठीक है, और ये बताना ये डिवाइड हो रही है क्या? नो सर। नहीं सर, यहाँ तो 4 है सर, इसके पास थोड़ी है सर, ये नहीं होगी डिवाइड। चलो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा किसी एक बच्चे ने पूछा था यहाँ 1 क्यों है, तो मैं कह रहा हूँ x कितनी बारी है, एक बारी है ना, तो उसका कोएफिशिएंट ऐसे बोलोगे ना 1x, ये 1y साथ में माइनस भी है। अब a1/a2 निकालते हैं, तो a1 1, दूसरी इक्वेशन में a2 ये x का कोएफिशिएंट 4, कैंसिल होता हो जरूर करना लेकिन हो नहीं रहा। अब b1/b2, y का कोएफिशिएंट साइन के साथ पिक करना है, माइनस है तो लेना पड़ेगा -1/b2, साइन के साथ लेना है बच्चों -4, ये कैंसिल होके ये भी 1/4, और पहली दो रेशियो इक्वल आ गई है, दोनों +1/4 है, तो तीसरी भी निकालनी पड़ेगी, c1/c2, ये आ गई 2/5, लेकिन ये इक्वल नहीं आई और कैंसिल भी नहीं हो रही, ये 1/4 सर 1/5। ओके सॉरी, C1, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, C1 बच्चों ये रिड्यूस इक्वेशन से ही लेना है, इसी से लिया हमने सब कुछ, तो C1 1 है। ठीक है भैया, तो खैर a1/a2 इक्वल है b1/b2, पहली दो रेशियो इक्वल है लेकिन तीसरी वाली नॉट इक्वल है, यानी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट पे तो ग्राफ बनाना नहीं है, उसने तो कंसिस्टेंट में मांगा था, ये भी हुआ। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर ये 2 से डिवाइड क्यों करना था सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। हाँ मतलब डिवाइड करना जरूरी नहीं है, पहली बात हम बिना डिवाइड करे भी कर सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म इतनी रहेंगी या छोटी हो जाएंगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो। डिवाइड छोटी हो जाएंगी, तो छोटे होने से आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, इसलिए कर लिया। दूसरी बात, क्या हम कर सकते थे सर ऐसे डिवाइड अपने मन से, छोटा हो रहा है हर चीज छोटी हो जाए मैं डिवाइड कर दूं? नहीं, किसी इक्वेशन में जिसमें इक्वल है उसी को आप डिवाइड कर सकते हो, वो भी जब हर टर्म किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होगी तभी डिवाइड कर सकते हो। यस सर। अब बच्चों थोड़ा सा मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पर, अब ध्यान लगाना। इस पूरे चैप्टर में ना जो मतलब एक सीखने जैसा है, मतलब मैथ्स बदल जाती है, वो चीज जिस दिन आपकी पकड़ में आ जाए, वो वर्ड प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी आ जाए। ठीक है, तो मतलब ये जिसको आती है वो मैथ्स मतलब उसका जबरदस्त है, मतलब ये 100 में से 100 ही चलता है उसका, अगर वाकई जेन्युइनली आती हो तो।
तो मैंने रूल पहले भी दिया आपको इक्वेशन बनाने का कि कैसे हम सोचेंगे, तराजू कंसेप्ट, वेट मेजरर कंसेप्ट, ठीक है। आज फिर बोल देंगे, जरा ध्यान से सुन लेना। लेकिन 2-3 चीजें इसमें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब करो, हटा दूं। हाँ जी, अभी सुनते रहना जी, सारे होल्ड कर जाओ, आगे चले भी गए तो भी कुछ नहीं, सिर्फ अब मेरे साथ रहना कम से कम इस एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। अभी ध्यान देना, यहाँ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा बच्चों, ये लैंग्वेज आप सभी देख रहे हो, मतलब इसमें कुछ पूछ रहा है वो, आपको पता है मैथ्स में कुछ भी पूछा जाए एक्स वाई से मान लेते हैं, ठीक है। पहले बेसिक रूल देते हैं, मान लो वो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, तो ये तो आप भी बोल दोगे सर लेंथ नहीं पता, एक्स मीटर मान लो, ब्रेथ नहीं पता, वाई मीटर मान लो, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी ना भाई, उसने पूछी है तो एक्स वाई निकालना है। बताना कितने वेरिएबल है एक्स वाई, 1 या 2? जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। ये बात के लिए हम कभी भी बड़े नहीं होते, इस बात के बिना तो हम मैथ्स कर ही नहीं सकते जब तक हम ये ना सोचना सीखते हैं। सर 2 वेरिएबल अगर निकालने हैं ना हमें, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जितने वेरिएबल निकालने उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, फिर उसे किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। और अभी हमने सिर्फ एक मेथड सीखा हुआ है ग्राफ का, तो अभी हम ग्राफ ही करेंगे क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी ने कोई दूसरा मेथड बोला नहीं है। वैसे इसने यह मेथड नहीं बोला, कल को तुम्हें 4 मेथड आएंगे तो जिस मर्जी से कर दो, और किसी भी हालत में ग्राफ आसान होगा लेकिन टाइम लेता है, तो बच्चा बाद में तो ग्राफ मेथड करता नहीं, लेकिन अभी हम ग्राफ से करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें एक बेटर पॉइंट बोलने को आएगा। लेकिन यार 2 चीजें निकालनी है, ग्राफ बना लोगे, सब कर लोगे, सब आता है, तुम्हें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने में 2 पंगे हैं, एक आप इक्वेशन फॉर्मेशन का कंसेप्ट ही नहीं जानते, एक वो कंसेप्ट में तो मैं खैर आपको नहीं कहीं फंसने दूंगा, वो आप सभी को आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी है मेरा, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि जो ये कह रहा है आपको वही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कह गया, तब भी फंसोगे, ठीक है भैया। और कम से कम मेरे को लैंग्वेज नहीं सिखानी, मेरे को मैथ सिखाना है, लेकिन फिर भी मैं आप में से कुछ बच्चों के नाम लूंगा, वो मेरे को इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके बताएंगे क्या बता रहा है, ठीक है भैया। हाँ हर्ष, हर्ष आप बताओ ये पहली लाइन क्या बता रही है आप, जल्दी ट्राई मार लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ट्राई मारने से ही पता लगेगा। 2 हर्ष हो भाई, दोनों में से कोई भी आ जाओ। चलो किसी और से पूछते हैं, नमन से पूछते हैं, नमन बता। सर हाँ हाँ वेरी गुड। सर एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, उसके पेरीमीटर को हमें हाफ करना है। बहुत बढ़िया, देखो इसे कहते हैं कोशिश, में कह रहा हूँ गलत सही तब मत घबराओ आप, कोशिश करोगे तो बस इंटेलिजेंट ही बनना आप। बोल रहा है पेरीमीटर का, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ करना है, तो सही गलत में हम नहीं जा रहे, लेकिन बच्चा बढ़िया है कि पूरी कोशिश करके बोला है, जरा घबराया नहीं है, ठीक है। एक किसी और से 2-4, जब तक आप मेरी बात नहीं समझोगे ना भैया, क्वेश्चन 1 कर लो, 1000 कर लो, जिस दिन बात समझ में आ गई ना 1 करके भी आ जाएगी, और जिस दिन नहीं आई 1000 करके भी नहीं। इसके समझने पर अभी जरा जोर देना, वर्ड प्रॉब्लम है मैं कह रहा हूँ, ये तो जिसको आ गई उसकी तो मैथ्स ही जबरदस्त है। अंकित, अंकित बताओगे इस लैंग्वेज का मतलब? सर मैं बताऊं? रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो हाफ है सर। ठीक है, दूसरा बच्चा एक बोला था वो भी बता दे, अब कौन कह रहा था? सर उसने बता रखा है कि सर जो हाफ द पेरीमीटर है सर वो 36 मीटर है, और सर जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। इस वाले बच्चे को तो मतलब तैयार ही है ऑलरेडी, तो तरीके से बोल गया ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी बाकी बच्चे इस मूवमेंट में नहीं आए, बाकी तो कोशिश ही कर रहे हैं। और देखो मैं क्या समझा लूंगा, मैं इसकी तरह से तुम्हें बोलता हूँ, देखो ये कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ 36 है, और मैं ये कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। मान लो मैं इतनी बात अपनी तरफ से कह दूं, मैं माननी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती है, उसके बाद तो हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपको अभी खुद से फील नहीं आया सर कहाँ कह गया पेरीमीटर का हाफ 36 है, हमें तो लग रहा था पेरीमीटर का हाफ करना है, हम अभी कंफ्यूज से थे, ठीक है। हर लैंग्वेज ऐसी नहीं होती भैया, 80-90% लैंग्वेज आप सारे समझते हो, सिर्फ 10-20% जगह है जहाँ फंसते हो, थोड़ा बेटर मोमेंट है, जरा एक बात समझना। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि ये फंसी हुई लैंग्वेज उसने कैसे बोली। मैं बताना चाह रहा था मेरा मार्कर ब्लैक कलर लिखता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि मैंने आज क्लास शुरू होने से पहले ना अभी चाय पी है, ये भी बताना चाह रहा था मैं आपको। तो मैंने तुम्हें ऐसे बोला, देखो ध्यान से सुनना, मेरा मार्कर, मुझे बोलना है ब्लैक कलर चलता है, लेकिन मेरे को एकदम से याद आ गया, बच्चों को बता दूं क्लास से पहले चाय पी है, मेरा मार्कर, ठीक है भैया, जबकि मैंने क्लास से पहले चाय पी है, मेरा मार्कर कोमा डाला, एक मेरा मार्कर के बाद कोमा डाला, फिर मैं दूसरी बात शुरू हो गया, भाई मैंने क्लास से पहले चाय पी, फिर कोमा डाला, ब्लैक कलर लिखता है, ठीक है भैया। तो कोमा से पहले और कोमा के बाद ये एक ही स्टेटमेंट चल रही है,
मेरा मार्कर ब्लैक कलर लिखता है, जबकि मैंने क्लास से पहले चाय पी है। ये अलग बात आ गई। अब सुनो, तो क्या ये मैथ थोड़ी है, ये तो लैंग्वेज है। देखो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब बताना चाह रहा था रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, लेकिन अचानक से इसको कुछ और याद आ गया, कोमा डाला, अपनी स्टेटमेंट को होल्ड किया, whose length is 4 मीटर मोर देन width, बोलता है जबकि इसकी लेंथ 10 से 4 ज्यादा है। एक दूसरी बात बता गया, फिर वो दोबारा शुरू हो गया इस 36। यानी आप ये देखो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ क्या है, 36 है। एक स्टेटमेंट ये है, और बीच में दूसरी बोली है लेंथ 10 से 4 ज्यादा है। अब आपको बोलते हैं लेंथ ब्रेथ बताओ, ठीक है। अभी भी सुनते रहना। अब दो चीजें और नजर आनी चाहिए, ये सोच आपकी डेवलप नहीं हुई ना, आप कभी कंफर्टेबल नहीं आओगे वर्ड प्रॉब्लम। बाकी मैथ आ जाएगा 80-90 ले लोगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम ना आई वहीं तक दिक्कत लगी। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी ना हम ऐसे कहते हैं जैसे कि x और y इनका सम 4 है, हम कहते हैं डायरेक्ट बात बता रहे हैं हम। देख ये तो कोई भी कर लेगा, अगर मैं कह लूं x और y का सम 4 है तो बच्चा भी लिख देगा x + y 4 है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। एक हम कभी कभी ना ऐसे कहते हैं, ये एक चीज x ये y, हम कहते हैं x y से 4 ज्यादा है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैंने नहीं बताया x क्या है, मैंने नहीं बताया y क्या है, मैंने नहीं बताया सम क्या है, सर थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन जब वो कभी भी एक चीज, अब जो नए बच्चे हैं वो सुनना, पुराने वालों को सबको पता है, कभी भी एक चीज दूसरे से ज्यादा दे तो आपको तराजू कंसेप्ट रखना, तराजू वेट मेजरर, जिससे आप वेट नापते हो। सर आप ऐसे कह रहे हो x ज्यादा है, बड़ा है y से 4, तो इसको देखो थोड़ा बड़ा शक्ल दे दो माइंड में, ज्यादा है तराजू, ठीक है। अब जो नए बच्चे आए वो बोलना, मान लो तराजू में डाल दी दोनों चीजें, ये वाला 4 ज्यादा है, ये वाला 4 ज्यादा है, उसमें करना बराबर है, इक्वेशन बनानी है, इक्वल करना है। ये 4 ज्यादा है, बोलो 4 जो ज्यादा है उसे और ज्यादा करके इक्वल करो, क्या दूसरे को 4 ज्यादा दो, नए बच्चे बोलो ज्यादा करके। सर एग्जाम्पल से ही समझ लो, जो अभी नहीं बोल पाया हो, तो ये 4 ज्यादा है, चेक कर लो। अब बराबर करना हो मेरे को, इक्वल इक्वेशन में तो इक्वल बनाना पड़ता है, तो जो 4 ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा है, दूसरे को उतना ही बढ़ाओ, दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जो पहले से सुन रहे हैं अब सुनना, उनकी समस्या बता देता हूँ, आप फंसोगे ऐसी लैंग्वेज में, खूब फंसोगे कई बारी। मतलब आप ये तो पकड़ लेते हो यार ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको यही ध्यान नहीं आता हमें तराजू कंसेप्ट लेना है। मैं कह रहा हूँ पूरा अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, जब भी एक चीज दूसरे से ज्यादा कम बोले ना, वो तराजू कंसेप्ट से सोचना है, जो ज्यादा है दूसरे को उतना ही बढ़ाओ, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और मैं कई बारी आप पूरे बैच को फंसा के दिखा दूंगा एक एक। आप ये बात मैंने बताई 4 बारी बताई, उस वक्त आपको लगा आपसे हो जाएगा, और बाद में देखो आप फंस रहे हो, तो बार बार उसे हमें समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वापस आते हैं, तो पहली तो लैंग्वेज हमने फाइंड कर ली, पेरीमीटर का हाफ 36 है, जबकि लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। बोलता है गार्डन के डायमेंशन बताओ। अब ये सारे बच्चे बता देना डायमेंशन, यानी वो लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है आपसे। लेंथ बोलो, क्या अज्यूम कर ले, एक्स ही बोलोगे तो भैया नंबर कटवाओगे। मीटर, सर मीटर में क्यों पता है हमें, देखो यहाँ कहीं मीटर की बात हुई थी, तो यानी डायमेंशन मीटर में चल रहा है, ठीक है। ब्रेथ वाई मीटर, एक्स और वाई दो वेरिएबल, कितनी इक्वेशनों से आएगा, दो इक्वेशनों से। दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, पहली इंफॉर्मेशन पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो देखो पेरीमीटर को मैं ऐसे पी बोल देता हूँ, पेरीमीटर का हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो गया 36 है। इसमें हमें कुछ बराबर नहीं करना है, जो किताब कह रही है हमने लिख दिया, पेरीमीटर का हाफ 36 के इक्वल है, लिख दिया। सर इक्वेशन तो है, इक्वल देख रहा हूँ मैं, इक्वेशन मान रहा हूँ, लेकिन ये एक्स वाई की तो नहीं है सर। अरे बन जाएगी, पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना है, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, अच्छा आगे हमें मेंसुरेशन भी करनी है। कई बच्चे ना मतलब उनको चीजें बेसिक ही नहीं पता, ठीक है, उनको बेसिक ही नहीं पता है, ध्यान से देखते रहना। तो वो बच्चे बेचारे यही नहीं जानते कि पेरीमीटर होता क्या है। अब मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर उन्हें बताऊंगा, देखो बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला ना डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब उसके लिए टेंशन क्या है, उस बच्चे को फॉर्मूला रटना है, वो फॉर्मूला भूल गया तो उसका क्वेश्चन गया। तो हर फॉर्मूला रटने का नहीं होता जी, और ऐसे तो मैथ्स होगी भी नहीं। आप में से कम 10 बच्चों को तो पता है किसी भी फिगर में पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं, बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। तो बस जिस बच्चे को पता है वो फॉर्मूला थोड़ी रट रहा है, उसको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती है, मतलब ये लेंथ है एल है तो ये भी एल है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, तो वो तो माइंड में सोचता है बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर है ना, यानी एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, 2L प्लस 2B और 2 कॉमन ले लूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही बन गया डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो रटा तो होना चाहिए, खैर मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन जहाँ जहाँ आसान समझ है, आसानी से समझा जा सकता है, उसे समझ लेना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 36, 2 से 2 कट गया है, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहना, लेंथ आपने x मानी हुई है, ब्रेथ आपने y मानी हुई है, देखो x y की एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 बनानी है मेरे को, अभी एक बनी है, एक और बनानी है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो
तो मेरे को जवाब देना। हाँ, इस पे कोई क्वेश्चन है तो बोलना। फिर से बता दो। हाँ जी, देखिए पैरामीटर का हाफ 36 था। पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल में बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इक्वल 36। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड का तो कट ही जाएगा। इक्वेशन है सर, लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, एक्स वाई की तो नहीं है, तो डाल दो वैल्यू लेंथ ब्रेथ की। लेंथ का मतलब एक्स है, ब्रेथ का मतलब वाई है, इक्वल 36। एक इक्वेशन हाथ में आ गई अभी। बोलो कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी, अभी भी सुनते रहना। एक बनी, दूसरी में आप बताओगे भैया। ये बीच वाली स्टेटमेंट रह गई, लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? तराजू वाला। तराजू कंसेप्ट। ऐसे अपने घर के नाम दे दिया करो तो मतलब फन बना रहता है थोड़ा सा। तराजू कंसेप्ट सर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ हमने कितनी मानी? एक्स। कितने माना? वाई, ठीक है। और ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। ऐसे ऐसे माइंड में बनाना नहीं है, ऐसे माइंड में सोचिए। ये भारी है, ये 4 ज्यादा है, बोलो ये 4 ज्यादा है, किधर 4 डालू? इसी में और डालू बराबर वाई की साइड, करेंगे। वाई की साइड। वाई में। बस अब ये वाई माइंड में। में देखने में क्या, में या तराजू दिख रहा है 4 ज्यादा पता लग रहा है, तो इसको भी उतना ही बढ़ा दो। यस थोड़े सर। कभी कंफ्यूज हो गए, एक एग्जांपल ले लो 4 ज्यादा कम का, ये 4 ज्यादा है, तो अपने आप दिखेगा। दूसरे को 4 बढ़ाओगे तब इक्वल होगा, ठीक है भैया। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन बन गई, क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड। और मैंने कहा कल को जब आपको चारों मेथड आए तो ग्राफ में चाहे आसान हो लेकिन टाइम लगता है भैया, तो टाइम पेपर में है कहाँ हमारे पास, तो हम और मेथड आगे सीखेंगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सबसे आसान एलिमिनेशन होता है, उससे कर दिया, कि सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, वो अपने आप आता होगा आपको, वो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हो जाएगा। लेकिन अभी इसको ग्राफ से सीखना जरूरी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर ये टीचर ग्राफ से पूछेगा तभी फंसेगा। अगर उन्होंने अदर मेथड पे छोड़ दिया तो कोई भी निकाल जाएगा बाद में। तो इसलिए अभी हम इसे ग्राफ से ही सीखने जा रहे हैं, ठीक है भैया। और ऐसा नहीं है मुश्किल है, टेबल आप बना लोगे, प्लॉट कर लोगे, लेकिन आंसर नहीं लिखोगे, कोई कंफ्यूज हो जाएगा। देखते हैं अभी, पहले यहाँ तक करो, देखो फिर टेबल बोलूंगा फटाफट से। जल्दी करना, टाइम थोड़ा सा कम बचा अपने पास, 3-4 मिनट। जो कर चुके हैं, कोई भी अगर ग्राफ से कर चुका है तो हैंड रेज करना, अगर ग्राफ से किया हो तो, और आंसर आ गया हो तो। सर सेकंड इक्वेशन थोड़ी दोबारा समझाना, मेरे को सही समझ में नहीं आई। हाँ जी, लेंथ एक्स ब्रेथ 5, उसने बोला लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। अच्छा, ये लेंथ 4 ज्यादा है, हमें इक्वल करना है दोनों चीजों को। अब ये तो 4 ज्यादा है, अब बताओ 4 किधर जोड़ूं कि इक्वल हो जाए? तो 4 ज्यादा है, उसे ही 4 और बढ़ा दूं? नहीं सर, वाई में जोड़ देते हैं। वाई में जोड़ दो सर, इक्वल हो गया। यस सर, समझ में आया। हाँ जी, हो गया, यहाँ तक इक्वेशन फॉर्म हो गई। देखो टेबल बनाना सबसे आसान काम है, इसमें तो कुछ डिवाइड में भी नहीं है। लेकिन यहीं पर अभी आपने से जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है जी। देखिए अभी सभी पार्टिसिपेट करना, मैंने दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया ऊपर, देखो ये फर्स्ट आ गई, ये वाली सेकंड आ गई। रब करूं इसको? यस सर। अब 1 मिनट सारे बच्चे होल्ड कर दो, सभी बच्चे होल्ड कर दो, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों के हैंड रेज आए हैं जो इसे कर पाए हैं शायद ग्राफ से, और उनका भी मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा, पता नहीं पक्का ही ठीक किया होगा नहीं किया होगा, ठीक है जी। मैं पहले उन दोनों से सबसे एंड में पूछेंगे, पहले बाकी कोई भी बता दो, या वाई की जगह क्या पूछ रहे? सर 4। 0 0 0 कह रहे हैं, कोई 4 भी बोला है। 1 2 चलेगा? 1 कर सकते? नो सर। 1 नहीं चलेगा। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि नंबर तो हम जो मर्जी डाल सकते हैं, और 0 डाले, 1 डाले, 4 डाले, सब छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं। एक ग्राफ पे पॉसिबल भी है, एक ग्राफ पे पॉसिबल भी है। मैं कह रहा हूँ क्या आपको खाली एक ही टेबल ग्राफ पे बनानी है, दोनों इक्वेशनों की टेबल उसी ग्राफ पे बनानी है? सर दोनों बनानी है। दोनों बनानी है, तो दोनों के नंबर आसपास के होने चाहिए। मान लो यहाँ तो 1 2 3 आ गया, यहाँ भी एक बार ये देखो टेबल इसकी भी बनानी है, इससे x निकालो 36 - 1। तुम जब इसकी टेबल बनाओगे, क्योंकि तुमने वहाँ 1 2 3 के आसपास के नंबर पुट करे हुए हैं, तो तुम यहाँ भी वही करोगे, और y1 डालोगे तो 36 - 1 भैया x 35 आएगा। तो गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन 35 ग्राफ पे ढूंढोगे का, एक एक करके 35 पहुंच ही नहीं पाओगे। और बोलो 5-5 का स्केल लोगे तो फिर 1 का ढूंढोगे, ठीक है भैया। तो ये समझदारी नहीं है, गलत कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? 4 का गैप ले लेंगे। ठीक है, देखो नमन अग्रवाल बड़ा समझदार बच्चा लग रहा है हमें, ठीक है जी। ये कह रहा है सर 4-4 के गैप ले लेंगे। देखो बच्चों, इसका ध्यान कहाँ गया है? इसने दोनों इक्वेशनों के दोनों नंबर देखे, 4 और 36, और इसने इन दोनों में एक बात कॉमन पकड़ ली कि 4 की टेबल में 36 भी आता है और यहाँ तो 4 है, यानी 4-4 के गैप ले लूंगा सर,
4 4 के गैप पर, मतलब यहाँ 4 8 12 ऐसा कुछ भी, 4 8 12 यहाँ भी ऐसा कुछ, तो 4 4 के स्केल पे सर सब आराम से मिल जाएगा। इवन 36 तक भी पहुंचना हो ना सर, 4 9 से 36 9 बॉक्सेस तो ग्राफ पे हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो देखो सुनने के बाद है तो आसान, लेकिन जो अपने आप सोच रहा है उसका बढ़िया दिमाग चलता है। ठीक, अब जो भी सोच रहा है अब ध्यान देना, तो मैं 4 के मल्टीपल ले रहा हूँ, कुछ भी 0 भी ले सकते हो, 4 0 0 ही होता है, 4 8 12 ऐसे कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, y 4 पुट कर लिया तो 4 + 4 x 8 आ गया, y 8 पुट कर लिया, 8 + 4 12 आ गया, फिर 4 3 12 पुट कर लिया, 12 + 4 16 आ गया, 16। ठीक है जी। ऐसे ही इधर आ जाओ, y की जगह 4 भी ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो वो भी चल जाएगा, 4 के मल्टीपल लेना, 4 की टेबल वाले लेना, क्योंकि सारा 4 का स्केल चलेगा। मान लो 12 ले लिया तो 36 - 12 24, तो y मान लो फिर 12 के बाद 12 4 4 16 16 ले लिया, 36 - 20 सॉरी 20, फिर 20 ले लिया, 36 - 20 60। ठीक है, बस टेबल की प्रैक्टिस करो, ग्राफ आपको बनाना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तेजी से अपनी अपनी टेबल बनाओ। टाइम क्योंकि हो चुका है, बस 1 1.5 मिनट बचा है मेरे पास, ग्राफ सिर्फ चेक कर लेना। हाँ जी, x8 y 4 ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब मैं लेबल नहीं कर रहा बच्चों, टाइम उतना है नहीं, लेबलिंग में बता चुका हूँ, 8,4 लिखना पड़ेगा, 12,8 16,12 ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करके प्रोड्यूस लाइन पर लाइन की इक्वेशन, ये आ गई x इक्वल है y + 4। सेकेंड वाला ग्राफ x24 पे y 12, x24 पे y 12, ठीक है, फिर उसके बाद x20 पे y 16, ये ठीक इस लाइन के ऊपर आएगा, x20 पे y 16 इस लाइन पर आएगा, ध्यान देना। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट x16 पे y 20, ये यहाँ आ गया, ये तीनों ज्वाइन करके प्रोड्यूस करोगे लाइन, ये आ गई। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई वो आंसर, उससे आप x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालोगे, x आपका 20 आ गया, y पे परपेंडिकुलर डालोगे, y 16 आ गया। ठीक है, x20 y 16। एक लास्ट बात सुन लेना, नंबर नहीं कटने चाहिए, ग्राफ पर तो x और y के ही आंसर लिखे हमने। स्केल आप ऐसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर स्केल लिखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का जो डब्बा है जरा बताना, 1 सेंटीमीटर में स्केल क्या है, 1 यूनिट है या 4 यूनिट? 4 units. दोनों एक्सेस पे स्केल जो है 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट है। आधा नंबर अब भी कट जाता है जी। स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट से होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर यूनिट लिखने चाहिए, यानी लास्ट में आप लेंथ आपने x अज्यूम की थी, x 20 मीटर आ गया, ब्रेथ आपने y अज्यूम की थी 16 मीटर आ गया। ये कंप्लीट हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो? नो सर। ओके जी, आप में से जिनका भी फीस ड्यू है, जो बच्चे पुराने हो चुके हैं, 1 2 क्लासें हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुके हैं कि पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, वो अपनी फीस सबमिट कराइएगा। फीस सबमिट कराने का तरीका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कैसे भी कर सकते हैं आप, या जैन बुक डिपो अगर देवनगर के आसपास रहते हैं तो वहां पर जाकर जैन बुक डिपो पर जाके कैश दे सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आपको उससे पता लग जाएगा कैसे किया जा सकता है। अभी लीव कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम, Yes, sir. गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके भैया।